वक्फ बोर्ड म्हणजे काय, वक्फ बोर्ड कोणासाठी आहे आणि वक्फ बोर्ड संबंधी इतर माहिती देण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर अनवर हुसेन, डॉक्टरेट इन सायबर अँड सिव्हिल लॉ, इक्बाल अन्सारी, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी संघटना राष्ट्रीय अध्यक्ष यांनी आज आपल्याला पूर्ण माहिती दिलेली आहे। मैं इकबाल अंसारी, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल प्रेसिडेंट, आज यहाँ पर कौसरबाग मस्जिद में वक्फ प्रॉपर्टीज़ और वक्फ बिल के बारे में डिस्कशन हुआ, स्पीचेस हुई कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो हिंदुस्तान में मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी की तरह है, एक बहुत बड़ा ख़जाना है मुसलमानों का। रेलवे और मिलिट्री के बाद सबसे बड़ी मिल्कियत जो है वो वक्फ की मिल्कियत है और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि सच्चर कमेटी जो बिठाई गई थी, प्राइम मिनिस्टर हाई लेवल कमेटी, जिसके चेयरमैन सच्चर कमीशन सचिव जस्टिस सच्चर थे, उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में ये कहा है कि वक्फ की इतनी ज़्यादा मिल्कियत है और इसको अगर बराबर मैनेजमेंट करके बराबर इसको तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसके ज़रिए मुसलमानों के सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। उनके एजुकेशन के मामले, उनके बिजनेस के मामले, उनके बेवाओं के और बुज़ुर्गों के जो कुछ मसाइल है वो हल हो सकते हैं अगर इसको ठीक से मैनेज किया जा सके। और इससे मुसलमानों की बहुत बड़ी तौर पर इस मुल्क में तरक्की का बाइस, तरक्की का ज़रिया वक्फ प्रॉपर्टी बन सकती है, वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट बन सकता है। लिहाजा इसी के ऊपर आज यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से डिस्कस हुआ और एक पूरी मुहिम पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे भारत देश में चलाई जा रही है ताकि लोगों में बेदारी आए और वक्फ प्रॉपर्टी की अहमियत उनको मालूम हो। और ये वक्फ बिल आ रहा है, ये किस तरह इन वक्फ प्रॉपर्टी को के अहमियत को ख़त्म कर देगा और वक्फ प्रॉपर्टी हमारे हाथों से चले जाने का खदशा पैदा हो गया है। मैं डॉक्टर अनवर हुसैन, मैंने जो है साइबर में और सिविल और क्रिमिनल लॉ में जो है वो डॉक्टरेट भी किया हूँ और मैं शरिया भी आलिम हूँ और मैं 2022 तक का जो है वो कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ था और अब जो है मेरे अपनी लॉ फर्म है जो कि तकरीबन 15-20 साल से है। अब मैं उसको पूरी तरह से उस पर जो है वो अपना ध्यान दे रहा हूँ और जो है मैं इसमें वक्फ में और सामाजिक दूसरे भी समाज के कामों में जो है मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वक्फ का, दूसरे समाज को भी इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, हॉस्पिटल्स के लिए काम कर रहा हूँ, मेडिकल टूरिज़्म पर भी मैं हूँ। मेडिकल टूरिज़्म के भी मैंने कई प्रोजेक्ट को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश किया हूँ और उसमें भी बस सबका आशीर्वाद चाहिए, सारे समाजों का आशीर्वाद चाहिए क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा सबसे पहला हक है कि हम जो अपने कर्तव्य का पालन करें, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज़ हैं हम उसको पहले जो है वो परफॉर्म करें, उसके बाद में हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर आए। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। तरमीमी जो बिल आया है जिसे हम अमेंडमेंट 2024 के नाम से जान रहे देख रहे हैं, लेकिन चूँकि ये जो तरमीम जो आई है ये मुकम्मल तौर पर पूरे एक्ट को बदलने की तरमीम आई है। हमारा सरकार से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट हमारा कोई इसके ऊपर कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट हमारा ये है कि ये जो वक्फ बिल है ये वक्फ बिल बेनिफिशियरी को छोड़ करके, इसके मालकाना हक को छोड़ करके ये जो है एक हवाई जो है वो बिल लाया गया है और इसका फ़ायदा जो बेनिफिशियरीज़ है, बेनिफिशियरीज़ का मतलब है जो कुरान शरीफ और शरई एतबार से जो वक्फ होती है ये अल्लाह की जागीर हम मानते हैं, जिसको हमारा कुरान शरीफ ये कहता है कि इस पर ये इसका मालकाना हक अल्लाह का है। तो हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, तो ये वक्फ की जागीरों पर हम मुसलमानों का हक है। तो हमारा हक होते हुए अगर हम कोई सोसाइटी बनाते हैं या अगर हम कोई ट्रस्ट बनाते हैं या हम कोई एसोसिएट बनाते हैं या हम सेक्शन 8 या सेक्शन 25 की अगर कंपनी बनाते हैं तो हम अपना बाईलॉज, अपना मेमोरेंडम, अपना आर्टिकल, अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स,
ये हम खुद बनाते हैं। इससे ऊपर आकर के हम उसके गवर्नेंस भी हम खुद बनाते हैं, और फिर हम जाकर के सरकारी महकमों में रेगुलेटरी अथॉरिटी होने के नाते हम सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंपल्जन्स है, जो ज़रूरियात है, हम उसको पूरा करते हैं। और जो रजिस्ट्रार होते हैं वो रजिस्ट्रार उसको कंप्लीट थोरली देखते हैं कि उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो कानून, स्टैट्यूटरी नॉर्म्स, स्टैट्यूटरी रूल्स और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, या उसके ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है कि जो स्टैट्यूटरी एक्ट या स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको जो है वो सुपरसीड नहीं कर रहे हो या उसके ऊपर वो हावी नहीं हो रहे हो, तो वो उसको जो है पास कर देते हैं और आपको एक इनकॉर्पोरेशन दे देती है, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इशू कर देते हैं। तो इसी तरह से ये हमारी तजवीज़ है, ये हमारी एक वो क्या कहेंगे उसे, एक प्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है कि जो जेपीसी बनाई गई है, ये जेपीसी हो या जेसीपी हो, इसका जो एक जो तवाज़ुन है, इसका जो एक बैलेंस है, ये हमारी कौम समझ नहीं पा रही है। क्यों कि जेपीसी में एक कुछ सर्टेन डेलीगेटरी पावर होते हैं जो पार्लियामेंट और कैबिनेट उनको दिए रखती है। उसमें यह होता है कि जेपीसी उसमें तरमीम कर सकती है, पब्लिक की जो रिप्रेजेंटेशन आई है, जो एप्लीकेशन आई है, जो सबमिशंस आई है, वो उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो सरकार को उसको तरमीम करने के लिए वो उस पर अपनी राय के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनली वो उसमें अपनी बातें रख करके सरकार को एक फ्रेश जो है वो फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर देती है। लेकिन ये जो जेसीपी है, इसके पास में सिवाय एक एमिकस के या मेडिएशन के, ट्रांसमिशन के कोई और पावर है नहीं। तो ये हमारे समझ में ये बात आई नहीं है। इसी वजह से हमने ये इस बात को कौम के हमारे सामने लाया है कि भाई देखिए, हमें बड़े संजीदा अंदाज में, हमें अदम तशद्दुद से, बग़ैर किसी की हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी प्रेशर के, या बग़ैर जो है वो गैर जानिबदाराना जो है वो एहतजाज करके या सड़कों पर आकर के, यह हमारा काम बनने वाला नहीं है। हमें ये चाहिए कि जो दस्तूरसाज निज़ाम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, डॉक्टर मोहम्मद अली जौहर ने, शौकत अली जौहर ने जो हमारी दस्तूरसाजी निज़ाम को जो बनाया है, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमारे हाथों को मजबूत करने के लिए, हमारे हुकूक को मजबूत करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्राविधान दिए हैं, जो हमारे लिए आर्टिकल्स दिए हैं, हम उस आर्टिकल के साथ में जो है एक प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन बना करके हम जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए जो इस बिल को, जो हमारे अमेंडमेंट को, एडेंडम को, ओमिशंस को, और जो हमारा बेयर एक्ट है 1995 का, और जो तरमीमी कानून है 2013 का, और अब जो हम बनाएंगे, हम इसको सख्त बना करके कुरान शरीफ की आयतों के साथ, शरई नुकात के साथ, शरिया मोहम्मदी के साथ, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने हमसे कह दिया कि आप लोगों के लिए आप सल्लम की ज़िंदगी वो आईना बन गई, नमूना बन गई, मशल राह बन गई, पैरामीटर जो आप सल्लम के, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी 63 ईयर्स की लाइफ में जो इस दुनिया में कायम रखी है, और वो उसी पैरामीटर पे हम चलना चाह रहे हैं। आज मुझे यकीन है कि कई गैर मज़हब वाले भी हमारे साथ आकर के इस जो मजहबी, जो हमारे नुकात पर जो उंगलियां उठ रही है, इसके लिए वो हल निकालने के लिए हमारे साथ में एक आवाज़ में आने के लिए तैयार है। तो जब वो कौमें हमारे साथ आ रही है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे कौम, जिसका इस पर हक है, जिसकी इस पर वेंडरशिप है, ओनरशिप है, और सेक्शन 300A में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में हमें कानून और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को, हम अपनी जागीरों को हिंदुस्तान के कानून और ज़वाबित के मुताबिक हम उसकी देखरेख करें। हम शरिये एतबार से जो हमारा मजहबी असूल है, हम उसको भी अपनाएं। आर्टिकल 26 भी उसकी इजाज़त देता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है कानूनी नुकात है जिसको हमने जो है कौम के सामने रखा है, और हमने कौम से ये कहा है कि बजाय हज़ारों रिप्रेजेंटेशन देने के, बजाय QR स्कैन करने के, बजाय आप अपनी अपनी जुदा जुदा बातें रखने के, आप जो है एक सिंगल फॉर्मेशन पे आइए, एक आवाज़ के साथ में, एक
प्रेजेंटेशन के साथ में आप जो है एक अपने डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक लाइए, स्टेट से सेंट्रल में लाइए, सेंट्रल में जो है महमूद पराचा साहब से हमारी जो बातचीत हुई है, महमूद पराचा साहब इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को लीड करेंगे और वो इस फॉर्म को जो है वो एमपीज तक लाएंगे, एमपीज इसको जो है वो पार्लियामेंट में ले जाएंगे। जब ये चीज़ पार्लियामेंट में आ जाती है तो उसके बाद में आगे जो सरकार का मसला है, सरकार जाने और हमारी पेशकश जाने। हम सरकार पर जो है वो अपनी हुकूमत तो नहीं नाफिज कर सकते, लेकिन हाँ हमारे पास में राइट टू क्वेश्चन है और राइट टू एप्लीकेशन है, राइट टू प्रेजेंट अवर रिप्रेजेंटेशन है और राइट टू रेज अवर वॉइस भी है, लेकिन विद इन द पैरामीटर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बलबूते पर अपनी बात को जो है एक गली से लेकर दिल्ली तक के एक इज्तिमाई तौर पर पीसफुली अंदाज में, बजाय लाखों करोड़ों लोगों को वहाँ ले जाने और तकलीफ देने के बजाय, हम जो है ब्लैक एंड वाइट में रिप्रेजेंटेशन को कलेक्ट करके हुकूमत के सामने अपनी आवाज़ को रखना चाह रहे हैं। बिल बड़ा नहीं है, कोई इंसान बड़ा नहीं है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, जो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो है हमें एक ताकत की सूरत में हमें दे गए, हमें उसके ऊपर यकीन है। वक्फ बोर्ड के बारे में जो है मैं आपको एक बात बताऊं, ये नौबत आई क्यों है? ये नौबत आने का कारण ये है कि हमारे जो वक्फ बोर्ड जो चले हैं, वक्फ बोर्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि वक्फ बोर्ड ने कभी सही काम नहीं किया है, वक्फ बोर्ड ने हमारी प्रॉपर्टीज़ को कभी संभाला नहीं है, वक्फ बोर्ड ने जो रिकॉर्ड भी बनाया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई कि भाई ये जो रिकॉर्ड है उसमें कोई प्रॉपर्टीज ऐसी आ गई कि जो वक्फ की नहीं हो सकती। लेकिन आज जो वक्फ है वो सदियों से चलते आ रहा है, और वक्फ जो है ना भाई, ये कोई एक्विजिशन की हुई जगह नहीं है, एक्वायर की हुई लैंड नहीं है। जो पहले 1857 का कानून हुआ करता था जिसमें सरकार एक्वायर करके देती थी अंडर सेक्शन 4, वो एक्ट अभी है नहीं, वो एक्ट अभी रिपेल हो गया। 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट आ गया। तो इस कानून में भी अभी चैप्टर 9 में एक्विजिशन के अगर सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर कुछ आती है तो उसका भी एक अलग से एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर का भी एक पॉलिसी है, और उसका पॉलिसी का भी एक तरीका है, वो प्रोसेस है। वो प्रोसेस के बाद में वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्योंकि 2013 का जो एक्ट आया लैंड एक्विजिशन का, उसमें कंसल्टेशन, यानी जो लैंड का मालिक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया वक्फ का मालिक कौन है, हर मुसलमान है। अब इसके ऊपर कौन है, वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के ऊपर कौन है, स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज के ऊपर कौन है, CWC। CWC के ऊपर कौन है, सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है। तो ये इन सब की राय मशवरे के साथ ही ये काम हो सकता है। कोई एक आदमी उठ करके बीच में वक्फ का जो है वो टाइटल को जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता और उसको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। और जो मैंने आपके सामने से आर्टिकल 300A की बात किया है, उसमें साफ सुथरे अंदाज में ये हमें राइट्स दिए गए, जो 44th अमेंडमेंट में जब ये राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया था, उस वक्त में ये उसमें इंसर्ट किया गया 300A, जिसकी वजह से हमको अपनी प्रॉपर्टीज रखने का, हमारी प्रॉपर्टीज का वेंडरशिप रखने का पूरी तरह हक है, हमारे पास हुकूक है, उसको मेंटेन करने का भी हक है। क्योंकि हमने पहले भी बताया कि ये अल्लाह की जागीर है, अल्लाह के बाद में उसके मानने वालों की जागीर है, तो इसमें हमारा डायरेक्ट वेंडरशिप आ रही है। तो वेंडरशिप होने के नाते 300A कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल है वो हमारे लिए एप्लीकेबल है, हमारे लिए आर्टिकल 26 एप्लीकेबल है। तो ये सारे कानून के हमारे पास में ऑलरेडी राइट्स है। तो ये जो हमें हुकूक दिए गए हैं, ये हुकूक को कोई भी जो है हाईजैक नहीं कर सकता, कानून है। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन और कानून सबसे बड़ी चीज़ है, और कानून को मानना हर हिंदुस्तानी शहरी का हक है, फ़र्ज़ है। ठीक है, हिंदुस्तान के कानून को मानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, लाजिम है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता। और जो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड में जो चोरी मारी हुई है, इसमें हमारे भी कुछ लोग जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने आज तक के, अभी यहाँ जो लोग बैठे हुए थे वहाँ लोगों को पता नहीं है कि वक्फ बोर्ड किसके मालिकी का हक का है, किसका हक का है।
उनको ये भी पता नहीं है कि ये कानून क्या है। बस वो कोई बोल दे कि भाई वो नरेंद्र मोदी ला रहे या बीजेपी सरकार ला रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये मतलब है कि ये सरकार ने एक लाया है, अब हो सकता है लाया है तो हम उसके ऊपर देखेंगे, हम भी सरकार को अपनी बात रखेंगे। अगर हमारी बात को ठुकराते तो आगे देखेंगे, हमारे पास अदालतें हैं, हम अदालत की जो है वो दहलीज पर हम जाएंगे। हमें किसी ने रोका तो नहीं है, हमारी बात रखने के राइट टू स्पीच सबके पास है, अपनी आवाज़ कहने का, लेकिन एक इज्जत के दायरे में, एक अजमत के दायरे में। जो तरीका हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्रॉफिट ने, हमारे नबी ने बताई है, उसी तरीके पे हमको आगे चलना है और चलना होगा और चलना पड़ेगा। मैंने एक किताब लिखी थी जो किसी मेरे दुश्मनों ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वो किताब का नाम था यस आई एम हिंदू। उसका मफहूम ये था कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा 9 मिनट तक वो रोता है, और 9 मिनट के बाद में जब वो उसकी माँ उसको अपने छाती से लगाती है तो वो दूध का कतरा उसके मुंह में जाने के बाद में वो तस्कीन की सांस लेता है, सुकून की सांस लेता है। एक उसके जो ब्रीथ होती है उसमें एक पीस उसको, एक ममता नज़र आती है, एक जो उसको खुदा की जो रहमत है वो नज़र आती है। तो वो क्या है, दूध कैसे आता है? वो दूध जब आता है जब वो औरत उस ज़मीन का कस यानी अनाज वो खाती है, तब उसको दूध आता है। भूखी औरत को दूध नहीं आ सकता। तो हमारे लिए वो दूध का कर्जा है कि हमारी वतन से मोहब्बत करना, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, और कॉन्स्टिट्यूशन चलाने वालों की भी रिस्पेक्ट करना, हुकूमत की भी रिस्पेक्ट करना, वज़ीर आज़म की भी रिस्पेक्ट करना। लेकिन हाँ, आपका दूसरा तरफ से हक ये भी है कि आप अपनी बात को रखिए, कानून के मिजाज से रखिए, कानून के तरीके से रखिए, और पीसफुल अंदाज में, सुलझे हुए अंदाज में, गड़बड़ और भीड़ नहीं करते हुए। हम भीड़ को बचाने के लिए ये रिप्रेजेंटेशन, ये कंसेंसस जिसको हम रेफरेंडम कह रहे हैं, रेफरेंडम का मतलब यहाँ क्या है कि एक लार्जर कम्युनिटी अपनी आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है और उस सियासी प्लेटफॉर्म से हुकूमत तक वो पहुँचा रही है। ये एक स्ट्रक्चर है, लाइन ऑफ फ्लो है, जो हमको दस्तूर में हमें दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर के हम आज भी आभारी है कि उन्होंने हमको ये दस्तूर साथी दे के गई है। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड की जो जानकारी है, अभी जो हर घर में जो मुस्लिम भाई है उनके हर घर तक पहुंचने, मतलब वक्फ बोर्ड क्या है तो उसकी जानकारी भी हर घर में पहुंचनी चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी जो वक्फ हुई है, ये 1908 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके मुताबिक ये खरीदी भी गई है ज़मीन। उसके पहले भी का भी जो एक्ट है, अमेंडमेंट होकर 1908 का आज तक के रजिस्ट्रेशन का जो हमारे दस्तावेज बनते हैं, जो हमारे खरीदी खत बनते हैं, जिसमें दाखिल और खुरूज होता है, जिसकी बदौलत म्यूटेशंस होती है, जिसकी बदौलत रेवेन्यू अथॉरिटीज़ में एक प्रॉपर्टी का नाम आता है, उसमें भी पहले से जागीरदाराना निज़ाम में भी, सनद में भी हमारा नाम है। जागीरदारी निज़ाम में भी हमारे पास सनदें मौजूद है। ऐसी कोई ज़मीन नहीं है जिस पे हमने अतिक्रमण किया और उसको वक्फ में लाया है। ये गलतफहमी है, और ये गलतफहमी हमारे ही कुछ लोगों ने जो समाज के जो थोड़े, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, जो समाजी विरोधी जो लोग होते हैं उनके साथ में कह के कि भाई इन्होंने वक्फ की ज़मीनें जो है वो अतिक्रमण करके या किसी की भी ज़मीन लेके हड़पी हुई, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो 6 शर्तें हैं वक्फ की, कि वक्फ की ज़मीन कैसी होनी चाहिए, उस पर आपका मालिकाना हक होना चाहिए, उस पर आपका कंपेंसेशन दिया हुआ होना चाहिए, उस पर आपके पास में राइट्स होने चाहिए वक्फ में लाने के लिए, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं होना चाहिए, कोई वेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी या किसी किस्म का कोई जो है वो आपके ऊपर कोई नोटिस ना लगी हो। द प्रॉपर्टी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस, एंड द प्रॉपर्टी विच इज फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड अंडर द वक्फ डीड और वक्फ डिक्लेरेशन। ऐसी वैसी जैसी वैसी प्रॉपर्टी वक्फ में आ नहीं सकती, क्योंकि उसको हमारा मज़हब जो है वो अपनाता नहीं है। हमारा मज़हब जो है वो उस चीज़ को मानता नहीं है कि हम किसकी भी ज़मीनें हड़प लो। जैसा हमारे खुद के समाज वालों ने कुछ वक्फ की ज़मीनें हड़प करके उसके जो है वो किराए खा रहे, ये हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है। और वक्फ जिन्होंने किया है उन्होंने ऐसी ज़मीनें नहीं की है।